So hello everyone, welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट यानी कि सीवी लेटिस के ऊपर। और वीडियो बहुत ही क्विक है, रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ है। तो अगर आप फ्रेशर है, एक टॉपिक का ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देखें। रिपीटर है या फिर करंटली CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन काइंड ऑफ स्टफ आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट, सीवी लेटिस के ऊपर। तो पहले तो बात हुई है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, सीवी क्या होती है, सीपी क्या होता है, सॉलिड्स में हम किस पे बात करते हैं, सीवी लेटिस का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब। तो पहले तो हम जनरली यहाँ पे बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि सीवी लेटिस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, और सीवी इन सॉलिड्स का मतलब भी क्या है। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास में, उसका अगर टेम्परेचर हमें रेज करना है 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होगा। एक्चुअल में सी जो स्पेसिफिक हीट है वो dQ/dt होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उससे पहले सैंपल है 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, तो 14 से 15 कर रहे हैं तो कितना हम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट है इस आपका जो सब्सटेंस है उसका जो अमाउंट है वो 1 मोल हो। और फिर अगर हम यही चीज़ करें कि टेम्परेचर बढ़ाएं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। हीट कैपेसिटी है कि जो भी अमाउंट आपका सैंपल का है, सब्सटेंस का है, उस पूरे अमाउंट का अगर हम टेम्परेचर 14 से 15 करें तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। सीवी है सेम काइंड ऑफ थिंग, बट कांस्टेंट वॉल्यूम रहे वहाँ पे, जो भी आपका सैंपल है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और फिर कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। सीपी है अगर कांस्टेंट प्रेशर की सिचुएशन में हम हीट दे रहे हैं वहाँ पे और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गया डेफिनेशंस। उसके बाद हम बात करें सॉलिड्स में। सॉलिड्स में सीपी और सीवी लगभग बराबर होते हैं। उसका रीज़न ये है कि प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सॉलिड के ऊपर, तो जो प्रेशर से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो आप बोल सकते हैं कि सीपी और सीवी लगभग बराबर हो गए। वैसे गैसेज में सीवी बड़ा होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ आगे कि हम सॉलिड्स में किस चीज़ पे बात करते हैं, तो हम सीवी पे बात करते हैं। सीपी और सीवी लगभग बराबर है, तो सीवी के ऊपर मतलब ही बात होती है, ठीक है। अब आती है कि सीवी जो मेटल्स में है वो किस किस वजह से होती है, और सीवी इंसुलेटर्स में किस किस वजह से होती है। टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट्स अबाउट सीवी इन सॉलिड्स। तो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुआ है सीवी को लेके, उस पर बात कर रहे हैं। तो सॉलिड्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स। तो पहले तो हम बात करें कि इंसुलेटर्स में जो सीवी होती है वो क्या होती है। तो सीवी मतलब है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि सीवी का फॉर्मूला होता है du/dt। तो इंटरनल एनर्जी किस वजह से है, उसको अगर हम देखें तो इंसुलेटर्स में वो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से है, इसलिए जो सीवी होता है सीवी लेटिस ही होता है। बट मेटल्स में सीवी जो है मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कॉपर की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कॉपर में कॉपर 2++ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी होगा और लेटिस कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो मेटल्स में तो सीवी को इन 2 कंट्रीब्यूशन के तरफ से देखा जाता है। और फिर अब अगर बात करें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट्स क्या है इन सब को लेके, तो सबसे पहले सीवी लेटिस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंसुलेटर्स में एक बार बात करें तो एट हाई टेम्परेचर जो सीवी लेटिस है, हाई टेम्परेचर का मतलब है कि टी ग्रेटर देन डिवाई टेम्परेचर, ये डिवाई टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा हो अगर उस पर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो सीवी लेटिस इंसुलेटर्स के केस में है 3R होती है 3D में, और 2D में 2R, और 1D में R। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट है, ठीक है। और अगर मैं फिर सीवी लेटिस पे यहाँ पे भी बात करूँगा तो सेम डेटा है 3D में 3R एंड 2D में 2R, 1D में R। और अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करें तो लो टेम्परेचर पे जो सीवी लेटिस का जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टू T³ होता है, जिसको हम T³ लो भी बोलते हैं। 3D में 2D में T² होता है, 1D में T होता है। और ये जो पूरा है वो फोनॉन्स के लिए आ रहा है ये चीज़, क्योंकि लेटेस्ट वाइब्रेशन की बात हो रही है तो फोनॉन्स पे है। अब फोनॉन से रिलेटेड फोनॉन का जो डिस्पर्जन रिलेशन यूज होगा तो ये चीज़ आ रही है। अगर डिस्पर्जन रिलेशन कुछ आर्बिट्रेरी होता है तो फिर जैसे कि डिस्पर्जन रिलेशन होता है ओमेगा और के बीच में रिलेशन, तो अगर इस टाइप का कुछ होता है, के का जो पावर है उसको अगर मैं एस बोलूँ वहाँ पे पैरामीटर बोलूँ, और लो टेम्परेचर की बात हो रही है
तो सीवी लेटिस ऑफ प्रोपोर्शनल टू टी की पावर डी बाई एस होती है। डी वहाँ पे डायमेंशन है कि किस डायमेंशन बात करो, 1D 2D 3D में इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो पूरा हुआ इंसुलेटर्स के लिए। मेटल्स के लिए ये चीज़ सेम होगी। तो मॉडरेट टेम्परेचर्स पे अगर अपन बात करें, सीवी लेटिस का अल्फा टी की पावर डी बाई एस होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे रहेगा एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। वेरी हाई टेम्परेचर पे तो सिर्फ क्या बोलते हैं, लेटिस कंट्रीब्यूशन ही डोमिनेट करता है। तो जो सीवी मेटल्स है वो 3R 2R 1R होगी 3D 2D 1D में। मॉडरेट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे डोमिनेट करेगा, या मैं बोलूँ कि वहाँ पे रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। दोनों ही टर्म वहाँ पे रहनी चाहिए। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे कई बार ये चीज़ भी पूछी गई है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो जो लेटिस वाला कंट्रीब्यूशन है वो तो प्रोपोर्शनल टू टी का पावर डी बाई एस है। डी बाई एस का मतलब है यही चीज़, 3D के लिए टी क्यूब, 2D के लिए टी स्क्वायर एंड 1D के लिए टी, ठीक है। और जो ये वाला कंट्रीब्यूशन है ये आपका गामा टी रहने वाला है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ही होने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। और तो ये इस डिस्पर्जन रिलेशन के लिए पर्टिकुलरली है। तो अगर अपन खोल के भी लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये टी क्यूब टी स्क्वायर एंड टी एंड फलाना टिकरा, ठीक है। एट वेरी लो टेम्परेचर अगर हम मेटल्स में बात करें तो सीवी मेटल्स है वो आपका गामा टी होते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रीब्यूशन है वो डोमिनेट करता है वेरी लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर मतलब कि काफ़ी कम डिवाई टेम्परेचर से, लाइक 4 to 10 केल्विन अप्रोक्स, इस टाइप के टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक पूरा मतलब सीवी के लिए जो भी ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं। अब आता है इन फैक्ट्स को, या मैं बोलूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई है। तो पहला जो थ्योरी था, 3 थ्योरी है एक्चुअल में। एक तो क्लासिकल थ्योरी और दो क्वांटम थ्योरी है एक्चुअल में। एक ओल्ड क्वांटम थ्योरी है और एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी एक टाइप से। तो पहले क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ सीवी लेटिस, क्लासिकल क्यों बोलते हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसका दूसरा नाम है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें अजम्पशंस पे बात करेंगे और फिर इंटरनल एनर्जी पे बात करेंगे। और इंटरनल एनर्जी से हम सीवी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सीवी कैसे फाइंड आउट हो रहा है और कितना आ रहा है उस पर बात करेंगे। फिर हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी के अजम्पशंस पे बात करें तो यहाँ पे क्या माना जाता है। सबसे पहले तो जो कंसिडर किया जाता है वो ये कि जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि सीवी है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड स्टफ है, क्योंकि डी बाई डी टी करना है। तो इंटरनल एनर्जी किस वजह से है, तो वो है इज ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशंस। लेटिस साइड पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से। तो अब लेटिस साइड पे जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अगर मैं एक क्रिस्टल लूँ जिसमें n एटम्स हो और अगर उनके वाइब्रेशंस को 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करूँ और 3 डायमेंशनल क्लासिकल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इस थ्योरी में जैसे कि क्लासिकल थ्योरी बोल रहे हैं तो क्लासिकल आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया गया एक सिंगल एटम को। तो n 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो जाएंगे 3D वाले अगर n एटम्स वहाँ पे है तो। और सिंस एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम 1D हार्मोनिक 3 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर मान सकते हैं। तो इस तरीके से n एटम्स आपके इक्विवेलेंट होंगे 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के। ये थ्योरी में इसी वे में चीज़ें मानी गई है। और ये जो 3n अभी मैं जो बात करूंगा वो 3n पे बात करूंगा कि 3n 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। तो इन सब हार्मोनिक ऑसिलेटर को इंडिपेंडेंट माना गया, मतलब इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह पे, और किसी का दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। साथ में ये भी माना गया कि एक जो ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो सभी का ओमेगा ओमेगा है, और फिर पूरे क्रिस्टल का भी ओमेगा ही है। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से पूरा क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है, ये कंसिडर किया गया, ठीक है। और साथ में इन जो ऑसिलेटर्स है वो सिंस डिस्टिंग्विशेबली प्लेस्ड है, लेटेस्ट साइट्स पे प्लेस्ड है, तो लोकलाइज्ड है। और सिंस क्लासिकल सिस्टम माना गया तो बोला कि एम्बीस्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ये सब आपके अजम्पशंस थे। ये इसमें जो सबसे हाईलाइटेड है, वैसे सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, एम्बीस्टैटिक्स जरूर हाईलाइट रखना पड़ेगा कि एम्बीस्टैटिक्स को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने क्लासिकल थ्योरी बोला है। अब बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो 3n तो आपके आइटम है, और अगर एक का एवरेज एनर्जी हमें पता लग जाए तो इंटरनल एनर्जी पता लग जाएगी। एवरेज एनर्जी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का चाहिए, तो सिंस एम्बीस्टैटिक्स फॉलो कर रहा है और क्लासिकल सिस्टम है इसका मतलब, तो क्लासिकल सिस्टम है तो आपका इसका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं अपन, p²/2m + ½ m ω² x²। तो इस हिसाब से अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम लगाएं तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग आपका ½ kT दोनों टर्म से आएगा और kT एक एवरेज एनर्जी हो जाएगी।
तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे KT है, ठीक है। इस तरीके से इंटरनल एनर्जी आ गई। इसको आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे एक अल्टरनेटिव वे में, ऑल्सो ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल्स। एक की एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। और सिंस एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लो वहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो NI है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो प्रोपोर्शनल टू E⁻ बीटा ई होगा। तो DN यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसके डी लगा के, और DN है वो एक्चुअल में NOF/d होगा। तो NOF तो ये ले लोगे और D ये लगा दोगे, तो NOF/d और 0 to इन्फिनिटी, और लिमिट लगा दिया है। लिमिट इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूस रह रही है एनर्जी, तो एनर्जी कुछ भी हो सकती है 0 से इन्फिनिटी इसलिए। और ऊपर एनर्जी का एवरेज ले रहे हैं, टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या होगी, E/DN। तो फिर DN को वापस से NOF/d लगा दिया, तो NOF ये हो गया, D ये हो गया, और वही लिमिट लगा दिया। नीचे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऊपर एनर्जी का एवरेज ले रहे हो तो एनर्जी इंटू एक टाइप से ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये तो अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं और दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं कैसे आ रहा है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ और देके फिर पूछ लेता है कि एवरेज एनर्जी क्या होगी, लाइक X⁴ दे दिया, या P4 दे दिया, या X³ दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन अभी जेस्ट वेस्ट में देखे गए हैं, TFR वगैरह में देखे गए हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो, ये इसीलिए लिखवाया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे कैलकुलेट होती है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एवरेज एनर्जी। क्लियर है। और बाकी एक ट्रिक भी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को लेके, बाकी मैं अभी के लिए इतना ही बोलूँगा, ठीक है। फिर CV लेटिस निकालनी थी, तो अभी आपका U आ गया। ये CV लेटिस अगर अपन लिखा देंगे तो du/dt करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया, 3n के आ गया। और अब जो डेटा ऊपर ऑब्जर्व डेटा हुआ था वो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए था, मतलब 1 मोल के लिए था, जो भी 3R वगैरह ऑब्जर्व हो रहा है ऊपर। तो CV लेटिस अगर मोलर लूँ तो n की जगह क्या करना पड़ेगा, Na करना पड़ेगा यहाँ पे। और Na/kb क्या होता है, R होता है, गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जो भी यूनिट है उसका। तो 3D में आप ये पूरा जो ट्रीटमेंट है 3D के लिए क्या था, तो CV मोलर है वो 3R आ रही है। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन है इस पूरी थ्योरी की वो ये है कि CV यहाँ से 3R आता है। अब ये जो डेटा है, या मैं बोलूँ कि ये जो चीज़ है सिर्फ वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही थी हाई टेम्परेचर पे, तो बोल सकते हैं कि कंक्लूजन ये इस थ्योरी का कि द रिजल्ट सेटिस्फाई द रिजल्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर ओनली। तो हाई टेम्परेचर पे जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहे थे सिर्फ उसी को ही सेटिस्फाई कर पा रही है ये थ्योरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी पे। दूसरी थ्योरी आपकी आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। आइंस्टीन थ्योरी में अजम्पशंस क्या कंसीडर किए गए, पहले तो वो देखना है। फिर इंटरनल एनर्जी कैसे और क्या फाइंड आउट हुई वो देखना है। और फिर CV इसका डेरिवेटिव होगा वो चीज़ देखनी है। फिर हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे क्या ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन कितना मैच खा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस है सेम एज प्रीवियस बट क्वांटम ऑसिलेटर्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स लॉ। तो बाकी अजम्पशन सेम है, लाइक n एटम्स है और इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहे हैं, एम्बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर रहे हैं बट ये जो ऑसिलेटर है उसका जो एनर्जी है वो प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो ऑसिलेटर को, एक इंडिविजुअल ऑसिलेटर को जो 1 डायमेंशनल बोला था, तो उसको 3n भी कर लेंगे वहाँ पे कि 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जैसे ऊपर किया था। और एम्बी स्टैटिक्स फॉलो हो रही है, अभी भी कंसिडर हुआ है, ठीक है। बट अपन बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल की एनर्जी है ना, वो आपने NH ली है जो कि प्लैंक ने सजेस्ट किया था। ये 1916 के आसपास ये थ्योरी दी गई थी, तो उस टाइम 1925 में आई है क्वांटम, तो उस टाइम तक क्वांटम आई नहीं थी जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बेस पे आइंस्टीन का जो थ्योरी था लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट को लेके, तो E है वो ये लिया गया एक ऑसिलेटर का। अभी भी उनको डिस्टिंग्विश माना क्योंकि लेटेस्ट साइड पे, अभी भी लोकलाइज्ड माना उनको, और एम्बी जो स्टैटिक्स है वो फॉलो कर रहे हैं, अभी भी माना। तो अब इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया, 3n इंटू E एवरेज। E एवरेज है एक 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर का एनर्जी, एवरेज एनर्जी। और इससे शायद आप वाकिफ़ हो कि अगर मैं ये लेके चलूँ और एवरेज एनर्जी निकालूँ तो प्लैंक्स लॉ ही तो है ये, और प्लैंक्स जो ब्लैक बॉडी में जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे एवरेज एनर्जी भी यही आता है, h⁻ और E⁻⁻ तो हम बोल सकते हैं कि ये एवरेज एनर्जी, तो वैसे आपको याद ही रहना चाहिए। और फिर भी अगर बात करें कि कैसे कैलकुलेट हुई है, तो एम्बी स्टैटिक्स के थ्रू नीचे हो जाएगा समेसन, अभी डिस्क्रीट एनर्जी है 0 to इन्फिनिटी, इस टाइप से n का वैल्यू हो सकता है। तो E⁻−β E जहाँ पे NH कट ओमेगा डाल लोगे, इसको ओमेगा के फॉर्मेट में NH कट ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है।
और वापस से ई और ई की पावर माइनस बीटा ई और समेसन, इंटीग्रेशन था ऊपर, अब की बार समेसन होगा क्योंकि डिस्क्रिटाइजेशन है वहाँ पे वैल्यूज में, ठीक है। तो ये हो गया कि ये कैसे आया और कितना आया। डेरिवेशन हम स्किप कर सकते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। और अगर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी यूज होता लाइक स्ट्रोडिंजर वाला, तो उसके अकॉर्डिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है क्या होता है, एन प्लस हाफ एच न्यू, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एन एच न्यू प्लस हाफ एच न्यू। और अगर मैं ओमेगा के फॉर्मेट में बात करूँ तो एन एच कट ओमेगा प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो जब ये हाफ एच कट ओमेगा जो कि 0 पॉइंट एनर्जी है, और उससे जो पहले वाली टर्म है एन एच कट ओमेगा, ये तो इसके जैसी ही हो गई, एन एच न्यू से के सेम ही होगी एन एच न्यू टाइप से, प्लस कुछ एक कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म का जब एवरेज लोगे तो वो उतनी ही आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर हम अभी एवरेज निकालेंगे तो जो पहले आ रहा था एन एच न्यू की वजह से वो तो आएगा ही आएगा, और प्लस जो कांस्टेंट टर्म थी वो एज इट इज आएगी। तो मैं ओमेगा के फॉर्मेट में लिखूं तो जो पहले लिखा था वो ये एवरेज है, प्लस जो 0 पॉइंट एनर्जी वो एज इट इज वहाँ पे आ जाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कांस्टेंट का जब एवरेज लोगे तो उतना का उतना ही आएगा, उसका कोई मतलब अल्ट्रेशन या चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अगर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आइंस्टीन थ्योरी से प्रिडिक्शंस देखें तो कैसी चीज़ें हो रही है। तो यू जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो थोड़ा सा चेंज होगा, और उसमें ई बार है, यहाँ पे जो ई बार लिखा है उसकी जगह ये लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यू है उसका एक्सप्रेशन इस टाइप से हो जाएगा। तो अभी इसके भी 3n लग जाएगा और इसके भी 3n लग जाएगा, सिंपली समझ आ रहा है। सीवी की बात करें जो कि हमारा मेन टारगेट है, तो इसको डेरिवेटिव करके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको जो चाहिए दोनों ही केस में वो देख सकते हो। हालांकि ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा 0 पॉइंट एनर्जी, क्योंकि आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो जीरो जाने। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्ट याद रखिए कि हाई टी पे तो मोलर जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका 3 है, ठीक है। इसका मतलब डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है ये थ्योरी भी, जो हाई टेम्परेचर पे तो डेटा को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर मैं लो टेम्परेचर पे बात करूँ तो एक्सप्रेशन तो निकाल सकते थे, लो टेम्परेचर पे बात कर सकते थे। जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि 3r इंटू ये आ रहा है। अगर आपसे डायरेक्ट याद रखा जाए तो ठीक है, अदरवाइज ई यू लिख सकते हैं तो फिर ये तो निकाल ही सकते हैं, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और लो टी पे क्या चीज़ें होंगी, ये कैसे क्या लिखा जाएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और थीटा ई जहाँ पे है वो एच कट ओमेगा ओवर के बी, और आइंस्टीन टेम्परेचर इसको बोला जाता है, ठीक है। और अब बात करें रिजल्ट्स की, तो ये रिजल्ट है सीवी का लो टेम्परेचर पे, सीवी लेटिस का लो टेम्परेचर पे आइंस्टीन थ्योरी से। तो अब अगर बात करें कंक्लूजन की कि कितना फेल हुआ कितना पास हुआ, तो थ्योरी में जो मतलब क्या बोलते हैं, मैं बोलूँ कि एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसमें जो सीवी है वो टी क्यूब आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रही, बट अगर अपन ग्राफिकली देखते हैं ना तो इसका ग्राफ लगभग टी क्यूब जैसा ही है। तो ग्राफिकली तो एक बहुत माइनर सा डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, बट सिंस डिस्टर्बेंस तो है तो मतलब सक्सेस तो है। और मैं बोलूँगा कि 90% प्लस सक्सेस है वहाँ पे, 90% प्लस सक्सेस है, बट सम वाट तो फेल हुई है क्योंकि एग्जैक्ट जो वेरिएशन उसको नहीं बता पाई। तो फेल्ड एट लो टी एज सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एज पर द एक्सपेरिमेंटल डेटा एट लो टेम्परेचर, बट वी आर गेटिंग दिस वन, ओके। तो ये हुआ पूरा आइंस्टीन थ्योरी का कंक्लूजन। अजम्पशंस क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, और आपका सीवी, और उस पर जो भी कंक्लूजन है वो स्टफ, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ डिवाई थ्योरी ऑफ सीवी लेटिस, जो कि एग्जैक्ट थ्योरी है और यही फाइनल थ्योरी है। बस पहली क्लासिकल थ्योरी होगी डुलोंग एंड पेटिट लॉ, सीवी इक्वल टू 3r, और उसके बाद आइंस्टीन थ्योरी, और लास्ट वन डिवाई थ्योरी। अब डिवाई थ्योरी में सबसे पहले बात करेंगे कि अजम्पशंस क्या लिए गए। तो अजम्पशंस थे, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि हर एक को इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर मान रहे थे, ठीक है। हर एक एटम को इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर मान रहे थे कि मतलब सराउंडिंग के जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा जब ये ऑसिलेट कर रहा है। बट आपने देखा होगा कि लेटेस्ट वाइब्रेशन जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक एटम बाकी जो भी सराउंडिंग के नियर बाई एटम्स हैं उनके साथ स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सभी के साथ में। तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो इन सब का मोशन भी अफेक्ट होगा, ऐसा हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट जो कंसिडर कर रहे थे वो एक ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन था। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि दे आर कपल्ड वाइब्रेशंस, देर आर मतलब दे आर कपल्ड ऑसिलेटर्स, ठीक है। दे आर, एक एटम है वो कपल्ड ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे वहाँ पे जितने भी एटम्स हैं। तो यहाँ पर इस थ्योरी में एटम्स है उनको कपल्ड ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया गया इंस्टीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स। और जब कपल्ड ऑसिलेटर्स हैं तो अब पूरे क्रिस्टल पे बात होती है कि क्रिस्टल एज ए होल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, एक इंडिविजुअल एटम के वाइब्रेशन पे बात नहीं होती।
तो यहाँ पे हम फिर नॉर्मल मोड्स पे बात करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल एज ए होल वाइब्रेट कर रहा है, तो नॉर्मल मोड्स क्या है, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इस पे बात करेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कहती है कि द क्रिस्टल एज ए होल वाइब्रेट्स हैविंग नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज इन ए रेंज 0 टू ओमेगा एंड ओमेगा, सॉरी 0 टू ओमेगा मैक्स। मतलब पूरा जो क्रिस्टल है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करता है, एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 0 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्स, जिसको हम डीवाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में वाइब्रेट करता है और कोई एक इंडिविजुअल सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है। पीछे की जो थ्योरीज थी उसमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि वहाँ पे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से ही क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है, ये मान रहे थे। और वो सिंगल फ्रीक्वेंसी भी कौन सी ले रहे थे कि हर एक एटम बोला था कि ओमेगा ओमेगा से वाइब्रेट कर रहा है, तो जो एक एटम का था उसी को ही पूरे क्रिस्टल को दे दिया, क्योंकि पूरे क्रिस्टल में भी एटम 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 सब जगह और सब ओमेगा ओमेगा से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो पूरा क्रिस्टल भी ओमेगा एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा माना गया था पिछली दो थ्योरीज में। यहाँ पर आप एक रेंज लेते हो, अब रेंज लेते हो तो फिर डेंसिटी वगैरह पे बात करनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल नॉर्मल मोड्स, ऐसी बातें होंगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा उस टाइप का डिस्कशन नहीं रहेगा जैसा दोनों थ्योरीज में था। कैसा रहता देखते हैं। अच्छा, या जम्पशंस को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो क्रिस्टल डज नॉट वाइब्रेट विद सिंगल फ्रीक्वेंसी बट इंस्टेड इट हैव ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इट कैन वाइब्रेट इन ए फ्रीक्वेंसी रेंज, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको डीवाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी भी बोलते हैं, ठीक है। इतना ये अजम्पशंस का पोर्शन क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पे, तो अब इसके आपके फॉर्मूले थोड़े थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे कि 1D 2D एंड 3D में डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो भी आपके सामने लिखा हुआ है उसको याद रखिए, ठीक है। और एक ये चीज़ याद रखिए कि डी ओमेगा डी ये रहता है। तो आपको डीके का यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डी ओमेगा चाहिए तो वो निकाल सकते हो, डी चाहिए तो वो निकाल सकते हो, इसी से ही बड़ा काम का फॉर्मूला है। और जी है वो डीजनरेसी है। और अब एक बात करो, जो डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल मोड है और डी के बोल दो, डी बोल दो, इसको अगर हम डी ओमेगा या फिर डी की डिपेंडेंसी की बात करें, डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑफ मोड्स ऑन ई या फिर ओमेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डी ओमेगा है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर डी बाई एस -1 होता है, जहाँ पे जो एस है वो इस डिस्पर्जन रिलेशन से आ रहा है, डी है वो आपका डायमेंशन है, तो डी बाई एस -1 इस टाइप का डिपेंडेंसी होता है। डीजनरेसी जो कि इस फॉर्मूले में आपको चाहिएगी, तो वेरियस पार्टिकल्स के लिए डीजनरेसी क्या होती है मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। कैसे? फोनॉन्स के लिए 3D में जी 3 होता है, 2D में 2, 1D में 1। फोटोन्स के लिए जी हमेशा 2 होता है। फोटोन का वैसे स्पिन 1 है, अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 3 आएगा, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि फोटोन में जो डीजनरेसी है वो पोलराइजेशन डीजनरेसी काउंट होती है और वो 2 होता है ना कि 3 होता है, ये गलती नहीं करना। मैग्नॉन्स जो कि क्वांटा ऑफ स्पिन वेव्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मेटल्स में, तो वहाँ पे डीजनरेसी सबका मैग्नॉन्स का 1 होता है 3D 2D 1D में। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो जी है वो आपका GS है और वो 2 रहेगा। और अगर कोई स्पिन S पार्टिकल हो तो GS है वो आपका 2s+1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डीजनरेसी वाला पोर्शन। और अब बात करें डिस्पर्जन रिलेशन, तो ये डिस्पर्जन रिलेशन भी स्टैंडर्ड है सब पार्टिकल्स के लिए। तो अगर मैं फोनॉन्स की बात करूँ तो ओमेगा इक्वल टू वी एस इंटू के, ये डिस्पर्जन रिलेशन लेना है। फोटोन के लिए इक्वल टू पी सी होता है, तो वहाँ से ई को अगर हम एच कट ओमेगा डाल दें, पी को एच कट के डाल दें, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू के सी, इसी टाइप का रिलेशन आ जाएगा। बस वी एस जो कि साउंड वेलोसिटी था उसकी जगह सी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, ठीक है। मैग्नॉन्स के लिए ओमेगा इक्वल टू अल्फा के स्क्वायर होता है, अल्फा कुछ कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मूवमेंट है तो ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आएगा। पी की जगह एच कट के डालें और इसकी जगह एच कट ओमेगा डालें तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर आएगा। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी देख सकते हो क्या होगा डाल के। और अगर रिलेटिविस्टिक या मैं बोलूँ कि अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक मूवमेंट है इन सब का, तो इक्वल टू पी सी लेना पड़ता है, रेस्ट मास को 0 लेना पड़ता है, उसमें आपका ओमेगा इक्वल टू के सी आएगा, तो यही वाली चीज़ रहेगी, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के होगा, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा डिस्पर्जन रिलेशन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैग्नॉन का स्पेसिफिकली, फोटोन का पता होता है, फोनॉन्स का भी जनरली पता ही होता है, तो मैग्नॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ में एक स्पेशल है जो कि है फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राफीन। ग्राफीन में कोई इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात हो रही हो तो उसके लिए डिस्पर्जन रिलेशन आपको ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के लेना होता है। वो इसलिए कि जो ग्राफीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो उतने फ्री नहीं होते जितने मेटल में होते हैं। अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन है तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन मानते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट करोगे तो ये ले लेते हो, लेकिन ग्राफीन में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट दैट मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज इन मेटल्स। मेटल्स में जितना इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है उस वैसा नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा
ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के होता है, बहुत स्पेशल है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में भी ये आ सकता है, ठीक है। वेव वेक्टर, या मैं बोलूँ कि कट ऑफ वेव वेक्टर, वो डी बाई वेव वेक्टर, कट ऑफ वेव वेक्टर इसलिए बोला कि डी बाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वेव वेक्टर भी मैक्सिमम कुछ ना कुछ होगा, तो ये कट ऑफ वेव वेक्टर है, इससे ज़्यादा वेव वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम के डी बोलेंगे, जैसे ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी को बोल रहे थे। तो 1D 2D और 3D में ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कट ऑफ वेव वेक्टर या डी बाई वेव वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। तो जो भी लिखा हुआ है 2n π/l और 4n π/a और पावर हाफ 6π² n डिवाइड बाई वी और पावर 3। n क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, एंड v क्या है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ द कन्वेंशनल यूनिट सेल। ये दोनों ही कन्वेंशनल यूनिट सेल के एन बी और वी बी, अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी पर्टिकुलर क्रिस्टल अगर मेंशन हो तो। बात करें नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डी वाई फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, तो मैंने स्टेप्स मेंशन कर दिए कि इस तरीके से आपको करना है। क्या होगा कि कोई भी डिस्पर्जन रिलेशन दिया होगा तो राइट डिस्पर्जन रिलेशन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप 2 है कि डिस्पर्जन रिलेशन में ओमेगा और के होंगे, तो ओमेगा की जगह ओमेगा डी डाल दो, के की जगह के डी डाल दो, ठीक है। और अब के डी जैसा कि आपको ऊपर समझाया कि 1D 2D 3D में ये सब होता है, तो उस हिसाब से उस के डी को वहाँ पे डाल दो, पुट के डी एज पर द डायमेंशन मेंशनड, ठीक है। और उसके बाद एन और वी, अगर कोई क्रिस्टल भी वहाँ पे मेंशनड है तो उसको भी डाल दो, एन और वी डाल दो, और आपका पूरा कहानी हो जाएगी। ओमेगा है वो आ जाएगा, ओमेगा डी है वो आ जाएगा। अगर डी बाई टेम्परेचर निकालना हो तो ओमेगा डी आपने ऊपर निकालने का तरीका सीख लिया, तो डी बाई टेम्परेचर का फॉर्मूला ये होता है कि एच कट ओमेगा डी ओवर के बी, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। जीरो पॉइंट एनर्जी वो आपकी 1D 2D 3D में ये फॉर्मूले होते हैं, एन इंटू हाफ एच कट ओमेगा, सिंस 1D में आप सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो क्या होगा, हाफ एच कट ओमेगा क्वांटम मान रहे हैं यहाँ पे भी डी बाई में भी, तो और लेटेस्ट वाली क्वांटम मान रहे हैं, तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि हाफ एच कट ओमेगा। और एन एटम्स हो तो एन इंटू हाफ एच कट ओमेगा। 2D में हाफ एच कट ओमेगा हाफ एच कट ओमेगा 2 बार जुड़ जाएगा, तो ये जैसे कट लूँ मैं यहाँ पे तो एच कट ओमेगा, और एन एटम्स है तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे 3 बार जुड़ गए, हाफ एच कट ओमेगा, हाफ एच कट ओमेगा एंड हाफ एच कट ओमेगा, तो एन इंटू 3/2 हो गया। जो मैन जो चीज़ है वो ओमेगा बार है, एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, एवरेज फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि ओमेगा डी ओमेगा एंड ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, और 0 टू ओमेगा डी यहाँ पे लिमिट होगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है ओमेगा की, ठीक है। तो ओमेगा की लिमिट ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये चीज़ निकालना है आपको तो एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि जस्ट फोकस ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ डी ओमेगा। जो डी ओमेगा का जो डिपेंडेंसी होता है ओमेगा के ऊपर, सिर्फ उसी से ही कैलकुलेशन हो जाएंगी, डी ओमेगा का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की, लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो फिर तो बहुत ईजी सा कैलकुलेशन हो गया, तो जीरो पॉइंट एनर्जी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो इन सबकी हेल्प से। और फिर जो लास्ट, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का जो टारगेट है वो है सीवी लेटिस को एक्सप्लेन करना डी बाई थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी, सीवी लेटिस अगर डिफाइन करना है तो पहले यू निकालना पड़ेगा और फिर यू का डी यू बाई डी टी करके सीवी करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा उसकी बात करें तो ये होता है यू इक्वल टू ई नोट प्लस, और ये जो एवरेज एनर्जी वहाँ पे आ रही थी एच कट ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा बाई के टी माइनस 1 एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो और फिर डी ओमेगा और 0 से ओमेगा डी आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का इस टाइप का मतलब फॉर्मूला है। सीवी तो फिर डी यू बाई डी टी कर लेंगे, सी ये आ जाएगा। तो अब डी ओमेगा 1D 2D 3D जो भी डिस्पर्जन रिलेशन है और उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे लिखें और फिर आगे कैलकुलेट करें तो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की कि हम फोनॉन्स के लिए क्योंकि अपने को 3D के केस में प्रूव भी करना है, तो फोनॉन्स के लिए अगर हम 3D का केस ट्रीट करें तो डी ओमेगा निकाल सकते हैं ऊपर वाले जो भी डिस्कशन है वहाँ से डेंसिटी मोड से, उसको यहाँ पे रखें और कैलकुलेशन करें तो सीवी मोलर का जो एक्सप्रेशन है बड़ा सिंप्लीफाई होके ये आ जाता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो इट्स फाइन, मैंने कंक्लूड कर दिया, बाकी मेरे लिए तो इतना ही सफिशिएंट है, बाकी चीज़ मैं खुद से डील कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, कई बार उस पर पूछी भी जाती है बातें, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा। जहाँ पे एक्स है उसको मैंने एच कट ओमेगा बाई के टी लिया हुआ है, डेरिवेशन आपका देखा हुआ होगा तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एट हाई टेम्परेचर अब आप क्या करोगे, हाई टेम्परेचर टी हाई है तो इसको फिर ये फर्दर किस में रिड्यूस होगा वो देखना होगा आपको, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सीवी 3R है ये प्रूव करना होगा। लो टेम्परेचर पे सीवी प्रोपोर्शनल टी क्यू बाई 3D का अगर केस लिया है और फोनॉन के लिए बात करें तो वो प्रूव करना होगा। तो एक्स की अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर पे टी बहुत हाई है, टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो एक्स क्या हो रहा है, टेंस टू 0 हो रहा है। एक्स टेंस टू 0 तो e की पावर एक्स क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर एक्स को वापस से 1 प्लस एक्स लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर और आपका
1+x, और फिर आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ये लिमिट लग जाएगी, लिमिट यही की यही रहेगी, क्योंकि लिमिट सेम रहेगी। इसका पीछे रीज़न ये है कि टी हाई है, तो मतलब टी हाई है तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप इसको भी वैसे लिखना चाहोगे तो 0 लिखा जाएगा, तो फिर 0 से 0 तो नॉनसेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस वजह से अपन इसको यही रखते हैं, लिमिट को चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अब जो आना है वो आ जाएगा, और वो एक्चुअली CV इक्वल टू 3R आएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर विथ 3D सॉलिड के लिए क्या आता है, 3R आता है, तो उसकी टेंशन है नहीं, आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि भाई 3R ही आना है, क्योंकि ये तो सही थ्योरी है, तो वो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको सेटिस्फाई करेगी है, ठीक है। लो टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल टू T³ आएगा, ये तो ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हमें अगर देखना है कि कैसे आ रहा है, तो T टेंस टू 0 पे x क्या होगा भाई, अगर ये 0 है तो x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और T टेंस टू 0 पे लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, इस बार ले सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, ये वाला जो लिमिट है इसमें कन्वर्ट हो गई, तो पूरा जो इंटीग्रेशन है, ये वाली जो चीज़ है 0 टू इन्फिनिटी x4 e⁻x फलाना टिकड़ा, ये जो चीज़ है ये आप याद रखना है आपको डायरेक्ट कि 4/15 π⁴ होता है। अगर अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको याद रह जाएगा तो फिर आप पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल लोगे कि ये क्या होने वाला है, और इसको मैं डाल के सोल्व करके लिख भी दिया हूँ। देखिए 3 से काटे, 3 × 9, 3 × 5 15, और 3 और 4 12, नीचे 5 आ गया r, और π⁴ और T/θd⁵। इस एक्सप्रेशन को मैं बोलूँगा कि आप याद रखिए, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, पूछा जाता है। ये है पूरा CV लैटिस की कहानी, 3 थ्योरी, और तीनों का क्या अजम्पशन है, किस तरीके से इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट हुआ है, और किस तरीके फिर CV पे बात हुई है। ओके गाइस, होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में, और आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करे। और अगर आपको कंटेंट और ये जो कंटेंट को एक बिल्कुल शॉर्ट वे में पूरे चैप्टर को 15 से 20 मिनट में प्रोड्यूस करने का वे पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को अपने साथीगणों के साथ में शेयर करिए, क्लास के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर छोड़िए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो मोटिवेशन है जिससे मैं पूरे सिलेबस को कवर कर सकता हूँ सेम वे में। और अगर ये कवर होता है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जितना आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्यार शो करोगे, जितना आप वहाँ पे अपना नीड को बताओगे, उतना ही इंटेंसिटी, उतना ही एनर्जी मेरे को मिलने वाली है। तो प्लीज़ वहाँ पे आप पूरा ध्यान रखिए, और जो भी आपको फील होता है कंटेंट की क्वालिटी को लेके, वो सब वहाँ पे बताएं। कोई कहीं पे कमी रहती है वो चीज़ भी वहाँ पे मेरे को बताएं। अगर सामने वहाँ नहीं बताना चाहते तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन वगैरह में व्हाट्सअप मिल जाएंगे। हालांकि कोई कमी वगैरह है नहीं, कोई गलती छोटी मोटी हो जाए तो वो कमेंट सेक्शन में कर देना, बाकी है नहीं, क्योंकि मैं खुद से ही बना रहा हूँ सारी चीज़ें, तो बहुत केयरफुली चीज़ें करता हूँ पूरा। फिर मेरे को आता है तो फिर मैं खुद से लिखता हूँ, वहाँ पे बच्चे के नोट्स को प्रेफर नहीं करता, जनरली खुद से ही सारी चीज़ें लिखता हूँ, तो इसलिए गलती होने की संभावना तो बहुत कम है, बट स्टिल अगर कोई दिखती है तो बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।